जय श्री राम। जैसा कि दोस्तों राहुल गांधी जी के अमेरिका से दिए गए कथनों का बहुत लोगों ने अपने अपने हिसाब से उसको वर्णित कर रहे हैं तथा उसके प्रति अपना संवेदना प्रकट कर रहे हैं। राहुल गांधी के कथन में चीन और भारत के तुलनात्मक अध्ययन किया गया और उनके ग्रोथ को सराहा गया, लेकिन उनको ये समझ में आ जाना चाहिए था कि चीन की बढ़ोतरी या विकास के पीछे उन जो कारण थे उसे भी देखना चाहिए था। चीन में सबसे बड़ी बात है कि कठोर कानून है, अनुशासन है तथा वहाँ पे संप्रदाय, जात, धर्म इत्यादि के नाम पे कोई भी किसी भी तरह का मुक्त खोरी या इत्यादि को बढ़ावा नहीं दिया गया है। इसी के ऊपर अंततः देखा जाए तो चीन में हर समान नागरिक के लिए समान कानून है जिसे सभी को मान्य है। यदि कानून का अवहेलना कोई करता है या कोई प्रोटेस्ट करता है तो उसे अपने जीवन से हाथ धोना पड़ता है, वो गुमनामी के अंधेरों में खो जाता है। ये चीज़ उन्हें अपने दोस्तों के यहाँ जाने के बाद पता कर लेनी चाहिए थी, क्योंकि राहुल गांधी जी की दोस्ती चीन से इतनी पुरानी है कि उनके परनाना के समय से ही दोस्ती चल रही थी। वो कबूतर उड़ाते थे और हिंदी चीनी भाई भाई कहते थे और उसके उपरांत जो हुए वो सभी के सामने कल अगले वीडियो में हमने बता ही दिया था। अब प्रश्न होते है भारत। तो भारत में कानून इतना सहज है, इतना लचर है कि जिसके कोई शान ही नहीं है। शायद ही विश्व में ऐसा कोई देश होगा जहाँ पे सैकड़ों लोगों को अंधाधुंध गोलियों से भून देने वाले अपराधियों को भी, आतंकवादियों को भी बिरयानी और करोड़ों रुपए खर्च करके उसकी सुरक्षा की गई हो, उसको कोर्ट में केस लड़ाया गया हो। वहीं दूसरी तरफ भारत में बम फोड़ने वाले कितने भी आतंकी संगठन हो, उन सभी को स्वेच्छा से अभयदान देने की बहुत प्यारी सी, बहुत पुरानी परंपरा चली आ रही है। यहाँ पे धर्म और जाति को देख के ही कानून का रवैया दिखाई देता है। यदि कोई अन्य धर्म से है, बहुसंख्यक है तथा उसके ऊपर गोलियां चलवाने पे भी यहाँ उनकी पार्टी तथा उनके दोस्त कभी नहीं चुकते। वहीं यदि वो विशेष वर्ग का है तो उसके लिए मखमली चादर बिछा देते हैं, संसार के सारे संसाधन उनके चरणों में दे देते हैं और इसके लिए उनके घृणित से घृणित कुकर्म सभी के लिए वो रात के 12 बजे 2 बजे जब चाहें तब कोर्ट को खुलवा सकते हैं। उसकी अभयदान तथा उसकी अर्जी को पूरी तरह से मान्य करवा लेते हैं, कानून में फेरबदल भी कर देते हैं। वो जो चाहे सो कर सकते हैं इन विशेष वर्गों के लिए। अब बहुसंख्यकों को यदि कोई काट पीट के वहाँ से हटा भी देता है, किसी स्थान पे उस पर ज़बरदस्ती कब्जा भी कर लेता है, तो भी उसकी कोई कानूनी सुनवाई नहीं होगी। ये इनके संविधान में किए हुए कुछ छोटे छोटे संशोधनों की वजह से हुआ है। बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में ऐसे संशोधन नहीं थे। यहाँ पे जब चाहे तब जो चाहे जहाँ पे बैठ के अपने धरना प्रदर्शन शुरू कर सकते हैं। राष्ट्रीय मार्ग को रोक के जनसाधारण को तकलीफ दे के भी अल्लाह, भगवान, ईश्वर की पूजा करने में बैठ सकते हैं। इसमें किसी को कोई राय नहीं है। जितना चाहे कर्कश आवाज़ में वो चिल्ला सकते हैं या अपनी भावनाओं को दुनिया के ऊपर थोप सकते हैं। लेकिन क्या चाइना में ऐसा है? वो अपने मित्रों के साथ चाइना जाएं, वहाँ पे जो मध्यम और विशेष समुदाय हमारे यहाँ पे विशेष दर्जा पाए हुए हैं, उनकी स्थिति वहाँ पे जाके भी देखें कि कितने वहाँ पे उनके लिए स्थान दिया गया है, उनके यहाँ उनके लिए विशेष क्या कानून है, उनके रहन सहन इत्यादि में कैसे बदलाव हैं, सब देखें और उसको पूरी दुनिया को भी दिखाएं। क्योंकि दुनिया में एकमात्र यही एक ऐसा देश है जहाँ पे रोज़ इंसान सब कुछ यहाँ का उपयोग करता है, समस्त संसाधनों का उपयोग करने के बाद भी कहता है कि मैं भारत माता की जय नहीं बोलूँगा, वंदे मातरम नहीं बोलूँगा।
ये तो इनके कानून में बनाए हुए संशोधनों की वजह से है। चलिए जो भी है, इसके बाद उनका सबसे बड़ा चौथा था कि सिखों का अभी अपमान हो रहा है। पहली बात तो उन्हें ये जानकारी होनी चाहिए थी, नहीं है तो भी कम से कम अपनी दादी की डायरी तो पढ़ लेते, क्योंकि उनकी दादी ने सबसे बड़ा कुकर्म किया था उन्हीं महान सिख भाइयों के संग, जो हमारे हर समय एकता, अखंडता और देश की सुरक्षा के लिए अपना बलिदान देते रहे हैं। उनके स्वर्ण मंदिरों पे ब्लू स्टार नाम का ऑपरेशन चला के उसे पूरी तरह से ध्वस्त करने का प्रयास किए। फिर उसके वजह से ही उनकी दादी जी का देहावसान हुआ, उनका निर्मम हत्या की गई, क्योंकि ये एक क्रिया की प्रतिक्रिया थी। लेकिन इसके उपरांत उनके दलगत नेताओं और उनके समर्थकों ने, उनके सहयोगियों ने जो दिल्ली में हिंसक नंगा नाच नाचा था, वो आज भी तारीख में पूरी तरह से लिखा हुआ है। 1984 का दिन यदि याद करें तो उन्हें खुद अपनी दादी के डायरी में मिल जाएगी, उनके संग्रहालयों में मिल जाएगी कि कितने सिख भाइयों को पूरी तरह से बर्बाद कर दी गई, उनकी परिवार को नष्ट कर दिया गया। बंटवारे के बाद आए हुए सिख भाइयों को यहाँ पे कोई स्थान या शरण या कुछ भी नहीं दिया गया। यदि बंटवारा हुआ था, जो यहाँ से गए थे और वहाँ से आए थे, उन दोनों के संपत्तियों को उसी हिसाब से बांट देते, उन्हें वहाँ पे संरक्षित कर देते, तो ऐसा उनके में कोई खराबी नहीं थी। लेकिन ये मात्र केवल एक विशेष वर्ग के लिए ही सुविधा प्रदान की गई। इस तरह के घटिया सोच और राजनीति के बाद भी वो कहते हैं कि भारत आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है। इसके अंतर्गत और भी है चीज़ें हैं जो हम आपको बताना चाहते हैं। इनका पांचवा सबसे मूल जो सिद्धांत था वो है कि भारत आगे नहीं बढ़ने की वजह ये नहीं है कि भारत या भारतीयों में क्षमता नहीं है। तमाम तरह के रोड़े, हथकंडे और षड्यंत्रों के बाद भी यदि समस्त संसार में पुरानी सी पुरानी जितनी भी बड़ी बड़ी सभ्यताएं थी, सब नष्ट होने के उपरांत यदि कोई भी सभ्यता बची हुई तो वो है भारत की सनातन सभ्यता। और ये सनातन सभ्यता उसी को मालूम होगा जो जन्म से, कर्म से, हर तरह से सनातनी हो। लेकिन इन्हें तो खुद ही पता नहीं कि ये हैं क्या, क्योंकि दादा पर नाना इनके थे जो कथाकथित हिंदू कहलाते थे। वैसे भी इतिहासकारों की ही कहानी है। उसके बाद इनके दादाजी हुए जो एक मुस्लिम समुदाय से आते थे। उसके बाद इनकी माताजी जो आईं वो भी एक क्रिश्चियन ईसाई परिवार से आती हैं। अब ये अपने आप को किस समुदाय या किस विशेष जाति में पाते हैं, ये जातिगत जनगणना जब प्रारंभ हो या होने से पहले स्वेच्छा से अपने अपने सभी राजनीतिक दल वाले अपनी जाति, धर्म, विशेष इत्यादि सबको पूरी तरह से प्रस्तुत करें जो इनको परिवारवाद से मिला हुआ है। जो इनके हर कानून में यही कहा जाता है कि पिता के नाम पे ही पुत्रों का वंश चलता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए वो अपने सटीक परिचय को देश के सामने प्रस्तुत करें, जो कि 70 सालों से ये गुमराह कर रहे हैं। ये गांधी बने हुए हैं। जय हिंद।